हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लॉजिक बिल्डिंग पार्ट 4 को। ठीक है, तो अब तक हमने अपने 3 पार्ट्स में काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं। पहले पार्ट में हमने देखा कि इसकी क्या ज़रूरत है और कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा था? सेकंड पार्ट में हमने डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना देखा था। लाइक आपके पास कोई नंबर है 1 2 4 9, तो आप इस 1 को 2 को 4 को 9 को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, क्या लॉजिक होता है इसके पीछे। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, एंड थर्ड वीडियो में हमने क्या देखा था? फैक्टर्स, डिवाइजर्स, इन सब के कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे। ठीक है, और जो आज का है लॉजिक बिल्डिंग 4, उसमें हम क्या देखने वाले हैं? उसमें हम डिविजिबिलिटी बाय 4 देखने वाले हैं, डिविजिबिलिटी बाय 11 देखने वाले हैं, डिविजिबिलिटी बाय 13 देखने वाले हैं और 3 डिवाइजर्स का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ठीक है, प्रॉब्लम बहुत सिंपल होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि 4 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, 11 से कोई है या नहीं है, 13 से कोई नंबर डिविजिबल है या फिर नहीं है। और आपको डायरेक्टली मॉडुलो ऑपरेशन का यूज नहीं करना है। ठीक है ना, ये कंस्ट्रेंट रहेगा डिविजिबिलिटी वाले प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो होता क्या है ना, जब भी इंटरव्यू में ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने आता है कि अगर इंटरव्यूअर आपको बोलता है कि यार मेरे को 4 की डिविजिबिलिटी बताओ कि n इक्वल टू समथिंग कोई बड़ा सा नंबर है। अब इसको बिना डायरेक्ट डिवीजन के आप कैसे बताओगे कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है? तो एट द टाइम हमारे मन में सिर्फ मॉड्यूलो ही आ पाता है, क्योंकि हमें वो एक ही सोल्यूशन आता है। ठीक है, तो कुछ पैटर्न्स होते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे पैटर्न्स के लॉजिक बनते ही हैं। ठीक है, बट अगर हमें कहीं पे लॉजिक नहीं भी मिलता है तो हमें क्या करना है? हमें उस पैटर्न को याद रख के आगे बढ़ना है, क्योंकि वो चीजें बहुत लंबे टाइम से ऑब्जर्व की गई हैं। ठीक है, वो चीजें हमें नहीं बताई जाती, वो चीजें हमें खुद खोजनी पड़ती हैं। ऐसे डिविजिबिलिटी बाय 11 के कुछ रूल्स हैं कि भाई कोई नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके लिए आपको पूरी नंबर थ्योरी में जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप उस चीज को यहाँ पर सीख लो, है ना। सीखने के बाद फिर आप उसको कोड कर पाओगे, है ना। कोड नहीं तो आप एक लॉजिक भी डिस्कस करते हो ना इंटरव्यूअर के साथ, तो दैट इज वेरी मच इम्पैक्टफुल। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही चीज करने वाले हैं, इन चारों क्वेश्चन की हेल्प से डिविजिबिलिटी डिवाइजर्स के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, तो अपने वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 4 से। राइट, तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं 4 से? ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कोई एक नंबर लिख देता हूँ 1 4 2 3 9 2 4, मान लो ये मेरे पास कोई नंबर है, मैंने बिल्कुल रैंडम नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल सा पैटर्न बनता है। पैटर्न क्या होता है? देखो, यहाँ पे मान लो अभी हम कोई एक डिविजिबल नंबर ले रहे हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि ये नंबर क्या पैटर्न होगा। 128 इज डिविजिबल, ये हमें पता है। अगर हम इसमें 4 ऐड करें तो 132 बन जाएगा, एंड 132 इज ऑल्सो अ डिविजिबल नंबर बाय 4। एंड 136 भी यहाँ पर हमारा डिविजिबल होगा, क्योंकि मैं इसमें +4 के एडिशन करता जा रहा हूँ, है ना। तो ये डिविजिबल रहेगा ही। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आता है। देखो, अगर मेरे को, चलो यहाँ पे तो आपने +4 करके कर दिया है ना। पर यहाँ पर एक चीज आती है कि मेरे को एक बात बताओ कि 100 जो है वो क्या डिविजिबल होता है 4 से? यस, वो 4 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है कि 128 अगर आप उठाकर देखोगे ना, 128, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 100 + 28। हाँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं अगर कोई एक बड़ा नंबर ले लूँ, लाइक मैं ये वाला नंबर ले लूँ और इसको उठा के मैं ऐसे लिखूँ 1 4 2 3 9, है ना। और मुझे क्या करना है? मुझे इसके लास्ट के 2 डिजिट्स को अलग करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से सीख लेना है इस कॉन्सेप्ट को। मुझे इसके लास्ट के 2 डिजिट्स को अलग करना है, तो मैं अगर यहाँ पर +24 लिख दूं, पर मैं चाहता हूँ एड ऑन होके ये नंबर सेम बन जाए, तो मुझे यहाँ पे डबल जीरो लगाने पड़ेंगे। राइट, अब आपको इतना तो पता है कि यार अगर मेरे को 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है, ये जैसे 100 और 28 में देखो, ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल होना चाहिए। और इसके लिए ये जरूरी है कि ये 100 इंडिविजुअली डिविजिबल हो, है ना, 100/4, और ये 28 इंडिविजुअली डिविजिबल हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ओरिजिनल नंबर को हमेशा 100 दे के रखूंगा कि भाई आप 100 लेकर रखो और ये लास्ट के 2 डिजिट मुझे निकाल के दे दो, बिकॉज दिस विल डिसाइड कि 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 4 2 3 9 मल्टीप्लाई 100, है ना। और इसको कर लिया ब्रैकेट में, अपॉन में कर दिया 4, प्लस में 24, अपॉन में 4। राइट, तो एक बात देखो, जब भी अगर लास्ट में आपके पास यहाँ पर ये 0 0 जब तक रहेगा,
तो ये 4 से ये 100 हर टाइम कट जाएगा 25 टाइम्स में, राइट? इतनी बात आपको समझ में आई, है ना? 25 टाइम्स में कट जाएगा। तो ये तो हमेशा डिविजिबल रहेगा, मतलब ऐसा कोई नंबर, यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसा कोई नंबर जिसके लास्ट में डबल जीरो आ जाए, है ना? कोई भी नंबर यहाँ पे रख लो जिसके लास्ट में डबल जीरो आ जाए, इट विल डिविजिबल बाय 4, ठीक है? जैसे कि हम 5 से डिविजिबिलिटी देखते हैं, ये लास्ट में 5 या फिर 0 आ जाए तो फिर 5 से डिविजिबल होगा वो नंबर, ये तो आपको पता ही होगा, है ना? तो यहाँ पर डबल जीरो रखोगे ना, तो अगर ओरिजिनल नंबर में से ये 2 डिजिट आप निकाल लोगे तो ये फिर वो होना चाहिए, ये डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, ठीक है? तभी आपका ये मेथड जो है वो काम करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये काम आप 100 के साथ ही कर सकते हो। अगर यहाँ पे मान लो कोई नंबर मैं ले लूँ 000 के साथ, तो बिल्कुल ये भी डिविजिबल है। इसमें 000 है तो क्या हुआ, इसमें डबल जीरो भी तो है ना? इसको आप अगेन ऐसे लिख लो 1420 इंटू 100। अब यहाँ पे ये लास्ट टू डिजिट डिसाइड करेंगे कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है? तो इसका एक बार लॉजिक बनाने का ट्राई करते हैं। मान लो मेरे पास अगेन कोई नंबर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 425, आपको पता है कि लास्ट के 2 डिजिट डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 64। तो 64 क्या 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है ना? 64 4 से डिविजिबल है। तो मतलब ये पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल है 4 से, है ना? 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 4, ठीक है? और कैसे है, तो आप इसको बस थोड़ा सा ऐसे लिख के दिखा दो तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 प्लस 64 बाय, समझ गए? 4 से ये कट जाएगा 100 टाइम्स में, 25 टाइम्स में, और ये तो होता ही है डिविजिबल, ही तो हम चेक कर ही लेंगे, है ना? बट इसे कोड के थ्रू कैसे करेंगे, है ना? इसे कोड के थ्रू कैसे करेंगे? तो हमें जरूरत है लास्ट के 2 डिजिट्स को निकालने की, लास्ट के 2 डिजिट्स को बाहर निकालने की। तो ये आप कैसे लोगे? आपको मैंने ये सेकंड वीडियो में सिखाया है कि कैसे हम डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, 42564 मॉडुलो 10 कर देना है। तो आपके पास पता है क्या निकल के आएगा? आपके पास 4 निकल के आएगा, ठीक है? अब सेम कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट करूंगा तो ये रिपीटेशन हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है? तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, 425, आपको समझ में आ जाएगा ऐसे भी, 4256 आ जाएगा, है ना? क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन है तो लास्ट वाला नंबर हट जाएगा, 4256 आ जाएगा यहाँ पे, है ना? और यहाँ पर ये 10 से अगर मॉडुलो करोगे तो 4256 टाइम्स जाएगा और ये 4 बच जाएगा जो कि यहाँ पे आ जाएगा, है ना? अब ये नंबर आपको मिल चुका है ना? ये नंबर आपको मिल चुका है, कौन सा वाला नंबर? ये वाला नंबर 4256, ये आपको मिल चुका है। तो अब क्या करोगे, सेम ऑपरेशन आप इसके ऊपर परफॉर्म करोगे, 4256, है ना? डिवाइड मॉडुलो 10, तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, एंड फिर उसके बाद 4256 अपॉन 10। ऑल्दो आपको सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए थे, ठीक है? पर अगर आप आगे के डिजिट्स निकालना चाहते हो तो ऐसे निकाल सकते हो। तो आपको 4 और 6 मिल गया, पर पहले क्या मिला, पहले आपको 4 मिला है ना? तो आपको यहाँ पे 2 डिजिट्स के साथ ही अपना काम करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 4 मिलते ही आप इसको स्टोर कर लोगे, है ना? और फिर 4 जैसे ही अगला डिजिट मिलता है तो 6 मान लो मिल गया, तो आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको 64 बना दो, ठीक है? तो यहाँ से आप एक लॉजिक ये भी बना सकते हो कि भाई 4 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1। एंड अगर आपको आगे के डिजिट्स बनाने हैं, है ना, मान लो अगर आपको आगे जाके 5 मिलता है तो 5 इंटू 10 की पावर 2। तो आप यहाँ से क्या बना रहे होंगे, आप यहाँ से 564 बना चुके होंगे, है ना? हमें सिर्फ 64 चाहिए तो हम यहीं तक स्टॉप कर देंगे, तो हम यहाँ से 64 बना लेंगे, ठीक है? और फिर 64 की डिविजिबिलिटी आप चेक कर लो, है ना? 64 तो डिविजिबल है ही 4 से, ठीक है? तो ऐसे करके आप कर सकते हो, किसी भी बड़े नंबर का आप चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। तो इसमें आपको क्या सीखने को मिला, इसमें आपको एक पैटर्न सीखने को मिला, ठीक है? कि आप ऐसे करके भी डिविजिबिलिटी पैटर्न्स खोज सकते हो। और सेकंड चीज आपको क्या मिली इसके अंदर, कि नंबर को ब्रेक कैसे करना है ना, ये भी आपको यहाँ पे सीखने को मिला। अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11 की तरफ, ठीक है? ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है? इस चीजें कैसे चल रही हैं, आप कोड की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है? एक बार आपको लॉजिक क्लियर हो गया तो आप इसका कोड खुद से भी कर सकते हो। अच्छा, कैसे करना है कोड, मैं एक बार सूडो कोड लिख के दिखा दूं। मान लो हमारे पास कोई नंबर है n, ठीक है? अब देखो, अब इसमें हमें पता है कि हमें इस n में से लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, ठीक है? n कोई बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है? बट जितना ही बड़ा हो, हमें इसमें से लास्ट के 2 डिजिट चाहिए। तो ये लास्ट के 2 डिजिट निकालने के लिए हम ऊपर वाला ऑपरेशन 2 बार परफॉर्म करेंगे, है ना? आपको समझ में आ गया होगा, n मॉडुलो 10, n बाय 10,
है ना, कुछ यहाँ से निकलेगा, कुछ यहाँ से निकलेगा, फिर उसके बाद जो भी यहाँ से निकलेगा उसको हम कहीं स्टोर करवा लेंगे, मान लो x में, और फिर x मॉडुलो 10 से हमारा दूसरा नंबर निकल जाएगा, और x/10 से हमारा अगला बनने वाला नंबर निकलेगा। तो x/10 करने की जरूरत भी नहीं है, हमें मेन जो काम है वो इससे है। इसको a में स्टोर करवा लिया, इस रिमाइंडर को इसको b में। अब हमें क्या करना है, a प्लस b इंटू 10, बस आपका काम खत्म हो गया। ये आपका नंबर मिल गया। और अब आप इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लो 4 से, है ना, कि डिविजिबल है कि नहीं है। अब आप यहाँ पर मॉड्यूलो लगा सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, क्योंकि अभी एक छोटा नंबर बन गया, आपने ओरिजिनल नंबर के ऊपर डायरेक्ट चेक नहीं किया, ठीक है। तो आप डिविजिबिलिटी बाय 11 देखते हैं। अगर आपको कोडिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो इसके लिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 11। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 के लिए हमें एक नया पैटर्न सीखने की ज़रूरत है, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। मान लो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, 1 3 3 1। अब ये पैटर्न यार इतनी आसानी से नहीं मिलता, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल मिल ही जाएगा। आपको इसे पहले से ही सीख के रखना पड़ेगा ताकि आप इंटरव्यू में इसे अच्छे से कर पाओ, ठीक है, कि आपको पता हो कि आपको डिविजिबिलिटी आती है चेक करने। 1 3 3 1 है, ठीक है। तो 1 3 3 1 को आप कैसे चेक करोगे कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो मैं आपको इसका पैटर्न बताता हूँ। इसका पैटर्न बहुत सिंपल है, सम ऑफ इवन पोजीशंस, ठीक है, और क्या कर दो, इसका डिफरेंस ले लो, सम ऑफ ऑड पोजीशंस, ठीक है, और इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लो। अगर ये मॉड्यूलो 11 जीरो आता है तो डिविजिबल है ना। बहुत सिंपल बात है कि इवन नंबर, इवन पोजीशंस पर जो डिजिट्स हैं, जैसे मान लो ये पोजीशन 0 हो गई, ये पोजीशन 1 हो गई, पोजीशन 2 हो गई, पोजीशन 3 हो गई, तो इवन पोजीशन कौन कौन से हो गए, ये हो गया और ये हो गया। तो इनका सम क्या हो गया, इनका सम हो गया 1 + 3 4, है ना। अब माइनस कर दो ऑड पोजीशंस, ऑड पोजीशन 1 और 3, तो इनका सम क्या हो गया, 1 + 3, इनका भी 4 हो गया। तो डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस आ गया 0, और 0 मॉडुलो 11 0 होता है, राइट। तो आपने क्या किया, आपने ऑल्टरनेट पोजीशंस के सम का डिफरेंस निकाला, है ना, ऑल्टरनेट पोजीशंस पर डिजिट्स के सम का डिफरेंस आपने निकाला और उसकी डिविजिबिलिटी चेक करी है 11 से। तो आप एक चीज देखो कि नंबर कितना भी बड़ा हो, नंबर कितना ही बड़ा हो, जो डिफरेंस निकल के आएगा वो हमेशा इतना छोटा आएगा कि आप उसे इजीली चेक कर पाओगे, है ना। मेन मोटिव ये था। अब आपको लग रहा हो कि यार हमने हमने जब लास्ट में मॉडुलो यूज कर ही लिया तो फिर फायदा क्या है, क्योंकि फायदा ये है कि क्योंकि आपने डायरेक्ट डिवीजन नहीं करके देखा, आपने डायरेक्ट डिवीजन नहीं करके देखा, ये एक हैवी ऑपरेशन होता। इतने बड़े नंबर पर आप डिवीजन चेक करते हैं, आपने इसको छोटा कर दिया, आपने इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, अब यहाँ पे वापस वही रिपीटेड प्रॉब्लम आती है कि हम इवन ऑड पोजीशंस के डिजिट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। जो पहली डिजिट आई दैट विल बी योर इवन डिजिट, एंड जो दूसरी डिजिट आई दैट विल बी योर ऑड डिजिट, है ना, समझ रहे हो। तो एक सम वन वेरिएबल बनाओ और एक सम टू, या फिर ऑड इवन भी बना सकते हो, है ना, सम वन और सम टू। तो सम वन आप डिनोट कर दो ऑड्स के लिए, एंड सम टू आप डिनोट कर दो इवन के लिए, है ना, ठीक है। या फिर आप एक काउंटर भी चला सकते हो, कोई भी लॉजिक आप लगा सकते हो, ठीक है। और आप सारे के सारे डिजिट्स को निकाल के उनका सम निकाल के डिफरेंस आप निकाल सकते हो इन दोनों का एट लास्ट, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, मैं एक बार इसका सूडो कोड आपको लिख के दिखाता हूँ, देखो, क्योंकि एक बार हमारा लॉजिक क्लियर होता है ना तो हम कर लेते हैं इसको कैसे भी। 1 3 3 1 है मान लो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको सबसे पहले मान लो ऑड डिजिट्स का सम चाहिए और इवन डिजिट का सम चाहिए। हमारे पास सम वन और सम टू वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब ऑल्टरनेट काम करना है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप ऑड डिजिट पे खड़े हो या फिर इवन डिजिट पे खड़े हो, ठीक है। मैं एट द टाइम लॉजिक बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे अभी कुछ याद नहीं है कि कैसे करना है इसको। तो देखो, यहाँ पर एक तो आपको डिजिट्स तो सारी एक्सट्रैक्ट करनी ही है। तो वाइल जब तक आपका एन जो है वो जीरो नहीं हो जाता, राइट, है ना, जब तक आपका एन जो है वो जीरो नहीं आ जाता तब तक आपको ये करते रहना है। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप इस एन को किसी और वेरिएबल में स्टोर करवा लो एंड देन फिर उसके ऊपर ऑपरेशन करो, जिससे कि आपका ओरिजिनल एन मैनिपुलेट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सबसे पहला रिमाइंडर निकालोगे, ठीक है। तो एक काउंट वेरिएबल चला लेंगे ट्रैक रखने के लिए, ठीक है, काउंट टाइप, है ना। तो काउंट मॉडुलो 2 अगर इक्वल टू 0 हो
है ना। तो मतलब ये इवन वाले की टर्न है ना। काउंट को यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो ये इवन वाले की टर्न है। तो इवन वाले की टर्न है तो क्या करेंगे, सम टू में ऐड कर देंगे n मॉडुलो 10 को। बिल्कुल सही है यार। ठीक है। एल्स अगर ये ऑड होता है काउंट, है ना, तो मतलब ऑड वाले की टर्न है, राइट। सम वन, सॉरी सॉरी सॉरी, सम वन में प्लस कर देंगे n मॉडुलो 10 को। बिल्कुल सही है। ठीक है। अब आप बोलोगे हमने अपडेट तो किया नहीं। अपडेट अब करेंगे इसके बाहर। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके अंदर भी अपडेट कर सकते हैं, बट फिर आपको 2 बार लिखना पड़ता। n इक्वल टू एन बाई 10। ये हो गया आपका n चेंज हो गया, राइट। यार अगर आपने डिजिट एक्सट्रैक्शन वाली वीडियो देखी तो आपको ये कम समझ में आ रहा होगा। वहां पे मैंने बहुत डिटेल में ये सब चीजें करा रखी हैं। ठीक है। वीडियो नंबर 2 में n इक्वल टू एन बाई 10। ठीक है। इतना तो हमने कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, सम वन हमारे पास है, सम टू है। ठीक है। काउंट को भी तो इंक्रीज करना है ना, काउंट प्लस प्लस। ठीक है। तो काउंट यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा और ऑड इवन टर्न्स ऑल्टरनेटली चलती रहेंगी। मे बी इससे भी कोई और अच्छा ऑप्शन हो आपके पास इस चीज को इंप्लीमेंट करने का, पर मैंने बिल्कुल बेसिक चीज लिख दी है। ठीक है। जिससे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये भी ठीक है। तो एन यहाँ पे आ गया, काउंट हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक है। बिल्कुल सही चल रहा है सब। बस क्लोज कर दो ब्रैकेट, है ना। जैसे ही खत्म होगा आपके सम वन और सम टू के अंदर ऑड और इवन पोजीशंस के सम पड़े होंगे। ठीक है। अगर इसमें कोई गलती हो कोड में तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना। सम वन माइनस सम टू हम निकाल लेंगे। इनका क्या करेंगे, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस हम निकाल लेंगे। ठीक है। हम यहाँ पे मान लो कुछ हमने इसको x में स्टोर करवा लिया, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, चेक कर लेंगे इफ x मॉडुलो 11 इक्वल टू 0 देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है। ऐसा आपका कुछ सूडो कोड रहेगा। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डिविजिबिलिटी बाय 13। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको, डिविजिबिलिटी बाय 13। ठीक है। तो एक बार 13 की डिविजिबिलिटी का लॉजिक भी समझ लेते हैं कि इसका क्या पैटर्न रहता है डिविजिबिलिटी चेक करने का। ठीक है। तो यार ये सब चीज़ें आपको ओवर द टाइम रिवाइज करनी पड़ती है, नहीं तो आप भूल जाओगे। ठीक है। एंड 4 का तो देखो फिर भी लॉजिकल था, 11 का फिर भी ये समझ नहीं आया कि हम उसको कैसे सोचेंगे, बट हर चीज़ ऐसे नहीं चलती। अब यहाँ पे 13 का है, 13 का तो शायद बिल्कुल ही ऑब्वियस नहीं है सोचना। ठीक है। ऐसे कौन ही सोचता है, बट ठीक है पैटर्न है तो मैं बता देता हूँ आपको। n इक्वल टू मान लो हमारे पास है कोई नंबर 286। हम इसको कैसे चेक करेंगे कि ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है। डायरेक्टली इस नंबर पर हम मॉड्यूलो ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो देखो क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, डायरेक्ट आपको पैटर्न बताता हूँ। ठीक है। इसमें हमें लास्ट डिजिट को निकालना है। ठीक है। क्या करना है, लास्ट वाली डिजिट को निकालना है। तो आपके पास बचा हुआ नंबर क्या हुआ, 28। 28 को आप अलग लिख लो। ठीक है। और ये 6 आपका यहाँ पे अलग आ गया। ठीक है। 6 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 24, और फिर इस 24 को ऐड करना है इस 28 में, तो ये नंबर बन के क्या आएगा 52। अब आपको इस नंबर को पूछना है कि भाई ये 13 से डिविजिबल है क्या। बस इतना ही आपको करना है इसके अंदर। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके पास, आपको ये पैटर्न क्या करना है ध्यान में रखना है, अगर आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, n, तो आपको उसका लास्ट डिजिट निकालना है। लास्ट डिजिट में आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है, कुछ नंबर मिलेगा, और उस नंबर को बचे हुए नंबर में से जो लास्ट डिजिट निकालने के बाद जो नंबर बचा है उसमें आपको क्या करना है, उसको ऐड करके डिविजिबिलिटी को चेक करना है कि 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। अब आपका एक बहुत वैलिड क्वेश्चन होगा, अच्छा इस क्वेश्चन में बाद में आता हूँ। मैं अभी आपको एक पैटर्न, मतलब इसको थोड़ा जनरलाइज कर देता हूँ क्या है। अभी आपके पास 286 था, राइट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 280 प्लस 6, मतलब कि 28 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6। ठीक है। तो आपका ये वाला जो नंबर है, ये वाला, ये कौन सा नंबर हो गया, ये मान लो आपका ए नंबर हो गया। ए क्यों बोला, क्योंकि ये रिमेनिंग नंबर है लास्ट डिजिट को निकालने के बाद, एंड लास्ट डिजिट आपका बी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा एन नंबर है वो ऐसा दिखता है, 10a प्लस बी की तरह। ठीक है। वो 10a प्लस बी के जैसा दिखता है। और आपको इसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, बी को आपको
4 से मल्टीप्लाई करना होता है 4 इंटू बी, और आपको ए के अंदर इसको प्लस करना होता है, मतलब ये क्या बन गया ए प्लस 4b। ठीक है, तो 10a प्लस बी 13 से डिविजिबल है कि नहीं, आपको ये चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि a प्लस 4b 13 से डिविजिबल है या नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि यार एक नंबर है जो कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, क्योंकि इसको मान लो अगर आप लास्ट डिजिट निकाल लोगे तो इतना नंबर तो फिर भी बच जाएगा ना, इतना नंबर तो फिर भी बच जाएगा। फिर आप लास्ट डिजिट निकाल लो तो इतना नंबर फिर भी बच जाएगा, लास्ट डिजिट निकाल लो इतना नंबर फिर भी बचेगा आपके पास, फिर लास्ट डिजिट फिर इतना नंबर बचेगा, फिर लास्ट डिजिट फिर इतना नंबर बचेगा, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बट हाँ इससे आपकी प्रॉब्लम रिड्यूस जरूर हो रही है। इससे आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। नंबर जो है आपका बड़ा नंबर एक छोटे नंबर में रिड्यूस होता जा रहा है, रिकर्सिवली ये काम हो रहा है ना। समझ रहे हो आप इस बात को। तो ये है 13 का लॉजिक। ठीक है, मेन आपको क्या होता है ना डिविजिबिलिटी में कि आपको पैटर्न पता होना चाहिए। कोडिंग आपसे कोई करवाता नहीं है इन सब के रिगार्डिंग, बट आपको पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, कि पैटर्न कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम रिडक्शन हो रही है, तो आपको ये चीज वहां पे अगर इंटरव्यू में पूछी जाती है कि यार 13 से डिविजिबिलिटी का पैटर्न बताओ, तो आपको ये चीज वहां पे करके दिखानी है, और आपको ये दिखाना है कि 13 से डिविजिबल करने पे वो कैसे रिड्यूस हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे 286 था, तो वो क्या बन गया, वो 52 बन गया। ठीक है, 2 डिजिट नंबर बन गया। ऐसे ही अगर कोई 6 डिजिट नंबर होता तो वो 5 डिजिट बन जाएगा, 5 डिजिट 4 डिजिट बन जाएगा, 4 डिजिट 3 डिजिट बन जाएगा, है ना। ऐसे करके आपका नंबर जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, 13 से डिविजिबिलिटी आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो कि है 3 डिवाइजर्स, एग्जैक्टली 3 डिवाइजर्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम है 3 डिवाइजर्स का। 3 डिवाइजर्स, आपको एक नंबर दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि उस नंबर के, जैसे मान लो n आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब तक हमने बहुत सारे प्रॉब्लम कर लिए हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को खुद से भी करके बता सकते हो। ठीक है, एक बार आप इसे खुद से जरूर ट्राई करना। मान लो मेरे पास नंबर है 49। ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि क्या इसके एग्जैक्टली 3 ही डिवाइजर होंगे। डिवाइजर क्या होते हैं, डिवाइजर वो जो इसको डिवाइड कर पाए, जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पाए। तो हमने फैक्टर वाली वीडियो में, लास्ट वीडियो में देखा था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे ले लूँ 36, या 49 भी छोड़ दो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ n इक्वल टू 36। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। 36 क्या 1 से डिविजिबल है, हाँ 1 से डिविजिबल है, तो 1 से ये 36 टाइम्स जाता है और 36 देता है, बिल्कुल सही है। 2 से डिविजिबल है, हाँ 2 से भी, 2 से ये 18 टाइम्स जाता है और 36 ही देता है। ठीक है, 3 से, हाँ 3 से भी 12 टाइम्स जाएगा। 4 से, हाँ 4 से भी डिविजिबल है, 9 टाइम्स जाएगा। 5 से नहीं है, 6 से है, 6 टाइम्स। अब इसके बाद हमने क्या देखा था कि इसके बाद रिपीटेशन आ जाएगी 12 इंटू 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद ये चीज चलती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका रिपीट होगा 4 इंटू 9 यहाँ पे रिपीट हो गया, 3 इंटू 12 यहाँ पे रिपीट हो गया, ऐसे 2 इंटू 18 यहाँ रिपीट हो जाएगा आगे 18 इंटू 2 में। ठीक है, तो आपके पास जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। एंड यू नो वन थिंग कि कोई नंबर, नंबर कोई सा भी हो, वो 1 से और अपने आप से तो डिविजिबल होगा ही होगा, ये आपको पता है। ठीक है, नंबर कोई सा भी नंबर उठा लो, अगर आप 7 भी उठा लोगे तो ये, इसके दो डिवाइजर जरूर मिलेंगे, 1 और 7, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हों तो वो नंबर क्या, वो हमें क्या बोल रहा है, वो हमें बोल रहा है कि भाई प्राइम नंबर है या नहीं, ये चेक करो। समझ रहे हो। अभी यहाँ पे मैं आपको ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ लॉजिक को, कि आप इसे खुद से सोच पाए या नहीं सोच पाए। तो यहाँ पे 1 और 7 तो मिलेंगे ही। अब मेरे को ये बताओ कि अगर इसके अलावा, जैसे 1 और 36 तो इसके अपने हो गए ना, इसके अलावा अगर किसी पे भी टिक लगता है, मतलब कोई भी 36 देता है, कोई भी फैक्टर, कोई भी डिवाइजर 36 दे देता है, तो क्या वो 2 में नहीं आएगा, है ना। फिर तो ये वाली चीज कहाँ रही कि 3 डिवाइजर्स होंगे, ये वाली चीज तो हट गई। फिर हमें तो 3 डिवाइजर चाहिए थे, लेकिन वो पेयर में आएगा तो दो तो हमारे पास पहले से ही है, दो डिवाइजर हमारे पास पहले से ही है, 1 और वो नंबर खुद, जैसे 1 और 49 वो तो मेरे पास पहले से ही है। और अगर कोई और फैक्टर आता है तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे ऑलरेडी एक और डिवाइजर लेकर आएगा। तो यहाँ पर मेरे को 2 के बाद क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे 2 के बाद 1 चाहिए, 2 नहीं चाहिए। और वो कब होगा, वो तब होगा जब यहाँ पे ये देखो 6 इंटू 6 एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे एक ही फैक्टर हमें लाकर दे रहा है। जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो एक डिवाइजर हमें मिलता है यहाँ पे। समझ रहे हो ये चीज आप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अभी देखो, जैसे
तो यहाँ पर क्या पैटर्न है, पैटर्न ये है कि जो भी नंबर हमें यहाँ पे दिया हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। वो एक परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, मतलब जिसका रूट करने पे हमें इंटीजर मिले, राइट। तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 36 है, ये रहा है ना, तो 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं हमें 3 डिवाइजर्स मिलते, वो इसलिए क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए एंड जिसका स्क्वायर हो, मतलब यहाँ पर तो 6 का स्क्वायर है, तो जिसका स्क्वायर हो वो एक क्या होना चाहिए, वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी वो चीज पॉसिबल हो पाएगी। मैं आपको दिखाऊं 49 का केस, तो देखो 49 में देखो क्या होगा। 1 into 49 मिलेगा आपको एक, है ना 49। एंड जो सेकंड आपको मिलेगा वो मिलेगा 7 into 7 49। इसका और कोई पेयर ही नहीं बनेगा। तो आपके पास यहाँ पर तीन ही डिवाइजर बनते हैं, 1, 49 और 7। तो उसके 3 डिवाइजर्स पूछने का मोटिव ये नहीं था कि आप सारे डिवाइजर्स निकालने लग जाओ एंड फिर आप कंक्लूड करो कि यस इसके पास 3 डिवाइजर्स हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल अप्रोच हो गई। अब मैं आपको इतनी सारी चीजें बता चुका हूँ, इसलिए मैं सिंपल अप्रोच पे नहीं गया, मैं डायरेक्ट इस वाली अप्रोच पे गया, आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की तरफ लेके गया। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप देख लो यहाँ पे 25 का रूट क्या होता है 5, जो कि एक प्राइम नंबर है। तो ये क्या करेगा, ये 1, 25 और 5 into 5, यहाँ पर 3 ही डिवाइजर्स आपको मिलेंगे इन टोटल। ठीक है, तो ये पैटर्न होता है इसके अंदर। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आप 4 भी ले लो। 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट होता है 2, 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 9 क्या होता है, 9 का रूट होता है 3, 3 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर डिवाइजर क्या होंगे, 1, 2, 4। यहाँ पर डिवाइजर होंगे 1, 3, 9। यहाँ पर डिवाइजर होंगे 1, 5 एंड 25। तो क्वेश्चन का मोटिव ही यही था, क्या आप इस पैटर्न को पकड़ पाते हो कि अगर कोई और डिवाइजर आता है स्टोरी में, अगर कोई और डिवाइजर आ जाता है स्टोरी के अंदर, तो फिर क्या होगा, तो आपको कभी भी वो चीज नहीं मिल पाएगी, है ना। कभी भी आपको वो एक नहीं मिल पाएगा, आपको हमेशा दो पेयर में मिलेंगे। अब यहाँ पे प्राइम वाला कहाँ से आया, प्राइम वाली ऑब्जर्वेशन कहाँ से आई, है ना। मैंने तो डायरेक्ट बोल दिया कि प्राइम है ना, बट प्राइम वाली ऑब्जर्वेशन आप यहाँ से लाओगे कि अगर यहाँ पे 6 into 6 हो जाता, है ना, मतलब प्राइम हो गया, जो चीज वहां होनी थी वो प्राइम हो गई, ऐसा हुआ यहाँ पे। बाकी हमारी जो डिमांड थी वो ऐसी थी कि जो स्क्वायर हो रहा है ना, जैसे 5 into 5 हो रहा है, ठीक है, तो इस ये और पेयर्स में ना टूटे। अब मान लो 6 into 6 है, अब ये तो टूट जाएगा ना, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 into 3, तो 2 into 18, ये लो और फैक्टर्स मिल गए। तो ये तो टूट गया, 2 into 3 में टूट गया ना 6। और ये 5 देखो टूट नहीं सकता, 3 नहीं टूट सकता, 7 नहीं टूट सकता, 2 नहीं टूट सकता। ठीक है, इसलिए ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं और प्राइम नंबर ही इसकी रिक्वायरमेंट है ना। कि अगर आपको एग्जैक्टली 3 डिवाइजर्स चाहिए तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसका जो रूट है, जो नंबर आपको दिया हुआ है उसका रूट जो है वो एक प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। तो देखो, ऑब्जर्व करने से प्रॉब्लम कितनी ज्यादा सिंपल हो गई। आप क्या करते हैं, आप बिल्कुल ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाते कि यार डिवाइजर्स यहाँ पे निकालोगे, फिर उसके बाद आप कंफर्म करोगे कि 3 डिवाइज, अब उसमें आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती। लेकिन यहाँ पे अगर आपने थोड़ा ऑब्जर्व किया तो आपको क्या मिला कि 49 है, या कोई भी एन, एन को आप क्या करोगे, रूट एन करोगे, है ना। सबसे पहले तो ये देखोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ना। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, आप ये चेक करोगे। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है फिर तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। समझ रहे हो, फिर तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। एंड जो सेकंड चीज है वहीं से आप फॉल्स रीडिंग करते हो। एंड सेकंड चीज है, आप इसका फिर क्या करोगे, रूट निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे। स्क्वायर रूट निकालने के बाद कुछ नंबर एक्स आ गया मान लो। अब ये एक्स जो है वो प्राइम है कि नहीं है, ये एक्स प्राइम है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है, राइट। और प्राइम है कोई नंबर या फिर नहीं है, ये मैंने आपको वेरी फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कि कैसे चेक करते हैं। ठीक है, कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, वो इसीलिए बताया था। अब वो वाला जो लॉजिक है प्राइम नंबर चेक करने का, वो इस क्वेश्चन में एज अ सब पार्ट यूज हो रहा है। अब आपको प्राइम ही चेक करना नहीं आता तो आप ये प्रॉब्लम क्या कर पाओगे, है ना। आप इस प्रॉब्लम में अगर आप ऑब्जर्व भी कर लो, अगर आपको सब समझ में भी आ जाए, तब भी अगर आप प्राइम नहीं चेक कर पा रहे एफिशिएंट तरीके से, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे कर पाओगे, है ना। इसलिए ये वाली चीजें जरूरी है कि आप ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है कम से कम अपने स्ट्रांग रखो और इनको कवर कर लो। ठीक है, फिर आपको ये बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा ये पॉइंट आपका, और आपको HCF, LCM, GCD एंड फैक्टर्स, डिवाइजर्स, मल्टीपल्स, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।